प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्यकला और नई कविता इसका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने मुक्तिबोध के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की थी। समकालीन परिस्थितियों को कविता की कमनीय भूमि देने के लिए सन 1943 में अज्ञे जी ने तार सप्तक निकाला था, जिनके संपादक, प्रकाशक व प्रमुख कवि थे अज्ञे तथा उनके अन्य 6 सहयोगी थे मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। वे लेखक, पत्रकार और अध्यापक ही नहीं, पार्टी से जुड़े सक्रिय कार्यकर्ता भी थे। यूं तो काव्य लेखन किशोरावस्था से ही प्रारंभ कर दिया था, पर प्रतिष्ठा और मान्यता तार सप्तक में प्रकाशित होने के बाद ही मिली। तब से लेकर अब तक उनकी सैकड़ों कविताएं छप चुकी हैं, पर काव्य संग्रह उनके 2 ही प्रमुख हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल। सामान्यतः मुक्तिबोध को प्रयोगवादी कवि माना जाता है, पर उनका काव्य स्वर समकालीन कवियों से सर्वथा अलग है। हर लेखक की अपनी लेखन शैली होती है। मुक्तिबोध जीवन के उत्कृष्ट क्षणों को तीव्रता से अनुभव करते हैं, तत्पश्चात उसे फैंटेसी का रूप देते हैं और फिर प्रारंभ होती है उस फैंटेसी के शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया। शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहता है, वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। यही कारण है कि उनकी कविताएं लंबी होती हैं। अस्तु, हम यहाँ उनकी कुछ काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन और अवलोकन करेंगे। पहले हम देखेंगे भावपक्षीय विशेषताएं। कवि संवेदनशील प्राणी होता है। वह जग जीवन से अपना आत्मिक संबंध सहज ही स्थापित कर लेता है। मुक्तिबोध का जीवन और काव्य दोनों परस्पर अनुसयुत हैं। उनका काव्य उनके संघर्षपूर्ण जीवन का इतिवृत्त प्रस्तुत करता है। उनके संवेदनशील व्यक्तित्व की कुछ उर्मियां इस प्रकार हैं। अस्मिता की चिंता। आज का जीवन नाना समस्याओं से आक्रांत है। विनाश के दुष्चक्र में मानवीय अस्मिता खंडित हो चली है। मुक्तिबोध अभिमन्यु की तरह अकेले जूझ कर भी मानवीय अस्मिता को बचाए रखने के प्रति सब प्रयत्नशील हैं। वे कहते हैं, उसमें भागता है एक तारा, जो कि अपने ही प्रगति पथ का सहारा, जो कि अपना ही सम बन चला चित्र, भीतिहीन विराट पुत्र, इसलिए प्रत्येक मनु के पुत्र का विश्वास करना चाहता हूँ। स्व अनुभूत यथार्थ। मुक्तिबोध की कविता अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है। वे मध्यम परिवार के व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी मानसिकता भी मध्यम वर्गीय है। उन्हें मनुष्य के अनिश्चित भविष्य की गहरी चिंता है, इसलिए वे व्यवस्थित जीवन पद्धति की अंतहीन तलाश में लगे हैं। उनका काव्य उनकी अनुभूतियों का अंग है। वे स्वयं लिखते हैं, मेरी ये कविताएं अपना पथ ढूंढने वाले बेचैन मन को ही अभिव्यक्ति है। उनका सत्य और मूल्य उसी जीवन स्थिति में छिपा है।
उदाहरण के लिए देखें मेरे लोग नामक कविता की कुछ ये पंक्तियाँ। मुझको है भयानक गिलानी निज के श्वेत वस्त्रों पर, स्वयं की शील शिक्षा सत्य दीक्षा के विरोधी अस्त्र शस्त्रों पर, कि नगरों के सुसंस्कृत सौम्य चेहरों से उचटता मन, उतारू आवरण ये साफ सुथरा दूध या कुर्ता, व चूने की सफ़ेदी में चिलकते से सभी कपड़े निकालूंगा। बौद्धिक दृष्टिकोण। आज का कवि बुद्धिवादी है। मुक्तिबोध भी स्वभावतः बुद्धिवाद में विश्वास रखने वाले कवि हैं। उनका बुद्धिवाद पूरी भावुकता के बजाय तर्कसंगत विचारों को मान्यता देता है। वे हर जीवन मूल्य की आज के संदर्भों में पुनः निरीक्षण करते हैं और यथार्थ परक जीवन पद्धति को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। मानवतावादी चेतना। मुक्तिबोध संवेदनशील कवि हैं। मानव मात्र की वेदना यातना के प्रति उनमें सघन आत्मीयता है। वे स्वयं के धरातल पर जीते हुए पर के लिए सतत संघर्षशील हैं। उनका आत्म संघर्ष लोक संघर्ष में रूपांतरित है, फिर भी वे संतुष्ट नहीं। डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल के अनुसार लोकहित के यज्ञ में उसे अपना योगदान अपर्याप्त लगता है। जितना भी किया गया है उससे ज़्यादा कर सकते थे। उनकी यही असंतुष्टि उन्हें सारे के सारे खतरे उठाने के लिए निर्भय कर देती है। कवि की यही सच्ची वेदना और आत्मा की यही चमकीली प्यास उसे अपने समकालीनों से पृथक कर देती है। यहाँ प्रस्तुत है उनकी मेरे लोग नामक कविता की कुछ पंक्तियाँ, जिसको हम देखेंगे। किसी ने दूर से मुझको पुकारा है, गंदी बस्तियों के पास नाले पार, गुमटी एक जिसके तंग कमरे में जरा सा पुस्तकालय वाचनालय है, पहुँचता। तो ये उनकी भावपक्षी विशेषताएं। अब हम देखेंगे मुक्तिबोध की कला पक्षीय विशेषताएं। फैंटेसी का प्रयोग। बहुआयामी अनुभव के विविध व बहुसंख्यक चित्र श्रृंखला में पिरोकर स्पष्ट करने की प्रणाली को फैंटेसी कहते हैं। मुक्तिबोध ने विस्तृत कथ्य को अभिव्यक्ति देने के लिए फैंटेसी का सहारा लिया है। उनकी अधिसंख्य कविताएं लंबी हैं, जिनमें उन्होंने व्यापक अनुभवों को फैंटेसी के रूप में अंकित किया है। इस दृष्टि से उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कविता है चांद का मुंह टेढ़ा है, मेरे लोग, पता नहीं, अंधेरे में आदि कविताएं भी हैं, जिसमें फैंटेसी के रूप में व्यापक जीवन अनुभवों को अभिव्यक्ति मिली है। यहाँ देखें, अंधेरे में कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। जिंदगी के कमरे में अंधेरे लगाता है चक्कर, कोई एक लगातार आवाज़ पैरों की देती है सुनाई, बार बार वह नहीं दिखता, नहीं ही दिखता, किंतु वह रहा घूम, तिलिस्मी खो में गिरफ्तार कोई एक। भाषा में मौलिकता। मुक्तिबोध की भाषा उनकी अपनी भाषा है। भावानुभूतियों के अनुरूप ही वे शब्दों का चयन और निर्माण या संस्कार कर लेते हैं। वे हिंदी के विविध प्रकार की शब्दावली के साथ ही हिंदीतर भारतीय भाषाओं के शब्दों जैसे अंग्रेजी उर्दू के शब्दों का प्रयोग सहज रूप से करते हैं। लोकोक्तियाँ, मुहावरों व अप्रयुक्त अप्रचलित विशेषणों का प्रयोग उन्होंने धड़ल्ले से किया है। उनकी भाषा का स्वरूप व्यक्त करने वाली कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। जैसे घूरे पर उठा है धृष्ट कुकुरमुत्ता उन्मत्त, पीली घुमेली फसलियों के पंजरों वाली, चमचमाती खूबसूरत शान की नायलॉन
भव्यड़ में प्रतीकात्मकता। मुक्तिबोध की कविता की एक अन्य शिल्पगत विशेषता है प्रतीकात्मकता। प्रतीकात्मकता उन्होंने पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृति आदि से नहीं, लोक जीवन और चतुर्दिक विस्तीर्ण परिवेश से भी प्रतीक लिए हैं और उन्हें आधुनिक जीवन व समस्याओं की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त किया है। उनका भ्रम राक्षस अतृप्त मन का प्रतीक है, तो औरांगनुटांग बर्बरता का प्रतीक है, और गर्भिणी महिला व लकड़ी बीनती श्रमिक नारी लोकहित की चेतना के प्रतीक हैं। चित्रात्मकता मुक्तिबोध की अपनी एक विशेषता रही है। कवि की एक अन्य कलागत विशेषता के रूप में इसको हम देख सकते हैं। पर्वत, घाटी, गुफा, जंगल, पीपल, बरगद, तालाब, सरोवर, पगडंडी आदि के चित्र उनके काव्य में सहज देखने को मिल जाते हैं। इनके चित्रांकन के माध्यम से मुक्तिबोध ने रहस्य, रोमांच, आतंक, कौतूहल आदि के ऐन्द्रजालिक परिवेश को अभिव्यक्ति दी है। एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। गंदी बस्तियों के पास नाले पर बरगद है, उसी के श्याम तल में वे रंभाती कई गायें, फिर ईंट, फिर पत्थर, ईंट के चूल्हे सुलगते हैं। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि मुक्तिबोध आधुनिक चेतना के जन कवि हैं। अनुभव जगत को कलात्मक अभिव्यक्ति देने में वे बेजोड़ हैं। संवेदना और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से उनका काव्य श्रेष्ठ है। वे अपने समकालीनों में सबसे अलग हैं और किंचित जटिल भी। उनके काव्य का मूल्यांकन पाठकीय सजगता और प्रबुद्धता की अपेक्षा करता है। धन्यवाद।